गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग एटम के बारे में पढ़ चुके थे कि एटम क्या होता है नहीं होता है, और उस केस में हम लोग पढ़ भी लिए थे कि एटम में कैसे कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब अरेंज रहता है, जिसमें हम आपको बेसिकली ये बताए थे। और किसी भी केस में किसी भी एटम में या आयन में कितना हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर रहेगा वो सभी कैलकुलेट करना हम लोग सीखे थे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में एक्चुअल में ये पढ़े थे कि एटम बेसिकली हमारा स्फेरिकल होता है। तो एटम इज बेसिकली स्फेरिकल इन नेचर, और उसमें एक मिडल में या सेंटर में एक और हार्ड स्फीयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में हम आपको पढ़ाए थे कि न्यूक्लियस में हमारा दो चीज़ रहता है, दो सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन और रहता है, और कौन रहता है हमारा? न्यूट्रॉन। तो ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सेल्स होते हैं, या जो भी इमेजिनरी पाथ जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी को हम लोग बेसिकली सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स या फिर ऑर्बिट्स। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे कि इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है। बाकी हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी नंबर निकालना सीखे थे, किसी भी एटम में कितना होगा। तो हम आपको बताए थे कि इन केस ऑफ एटम, एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है और एटॉमिक नंबर के बराबर में होता है। जब कभी भी आयन रहेगा, चाहे कटायन या अनायन, तो हम आपको बताए थे कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे हम लोग उसमें से। जबकि दूसरा होता है हमारा अनायन। अनायन मतलब हमारा हो गया क्या चीज़? निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल। निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से आएगा। जितना यूनिट निगेटिव चार्ज होगा उतना हम लोग इलेक्ट्रॉन के नंबर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बेसिकली नंबर हम लोग सीख चुके थे, किसी भी केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा नहीं होगा। आज के लेक्चर में हम लोग सीखते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है किसी भी एटम में, क्योंकि डिफरेंट सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 एक्सेट्रा। तो डिफरेंट सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, उसी को हम लोग आज कैलकुलेट या देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, देखिए तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम से क्लियर है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब उसको अच्छे से अरेंज करना। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेसिकली अरेंजमेंट। एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या चीज़ हो गया? इसमें से कौन सा वर्ड हमारा आगे में प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन का क्या चीज़? कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताया जाएगा कि ये 3 रूल पे बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं। देयर आर बेसिकली 3 रूल्स जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और तब हम लोग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं। वो सब हम लोग सीखेंगे, बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमारे पास होता है कैसे कैसे है। जैसे अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि न्यूक्लियस जो होता है, जो हमारा एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं, और जिस इमेजिनरी पाथ पे रिवॉल्व करते हैं दैट इज बेसिकली सेल और ऑर्बिट, या उसी को हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो सेल, ये सब पहले वर्ड का मीनिंग क्लियर आपका होना चाहिए। सेल या फिर ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल, ये क्या चीज़ है हमारा? दीज आर द इमेजिनरी पाथ्स, imaginary paths on which electron revolve। ये सब सारा का सारा इमेजिनरी पाथ है। जैसे आप पढ़े होंगे कि हमारा प्लैनेट है, तो प्लैनेट हमारा क्या होता है? जो भी जैसे अर्थ एक प्लैनेट हुआ तो ये सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे हमारा रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, रोटेट भी करता है साथ में। तो वही जो हमारा रिवॉल्व करता है जो पाथ है उसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं ना। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो अपने इमेजिनरी पाथ पे रोटेट करेगा, हमारा रिवॉल्व करेगा उस न्यूक्लियस के अराउंड, उसी को हम लोग बोलेंगे सेल, नहीं तो ऑर्बिट, नहीं तो एनर्जी लेवल। एनर्जी नहीं, एनर्जी लेवल। क्लियर? आई बात समझ में? एग्जाम्पल,
न्यूक्लियस से सटा हुआ जो फर्स्ट सेल होगा या जो पहला एनर्जी लेवल होगा फर्स्ट सेल, उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं एंड दैट सेल इज बेसिकली कॉल्ड के सेल। उसको हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं? के सेल, कैपिटल के, ठीक है। फिर उसके अगला वाला जो हमारा बेसिकली सेकेंड सेल होगा उसको हम लोग के से आगे कंटिन्यू कर देते हैं, एल सेल। देन जो हमारा थर्ड वाला होगा सो दैट इज एम सेल, दैट इज हमारा फिर से हमारा क्या चाहिए हो जाएगा, दैट इज एल सेल, एम सेल। जो फोर्थ वाला होगा दैट इज, इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट को आगे बढ़ाते चल रहे हैं, के एल एम, देन हमारा जाएगा एन सेल। जो फिफ्थ वाला होगा सो फिफ्थ सेल को हम लोग बोलेंगे के एल एम एन, ओ सेल एंड ETC। इसी टाइप से हम लोग आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। आई बात समझ में? तो सेल या फिर ऑर्बिट या एनर्जी लेवल क्या हुआ, दीज आर दैट इमेजिनरी पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। वैसा इमेजिनरी पाथ जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल, नहीं तो ऑर्बिट, नहीं तो एनर्जी लेवल। जो न्यूक्लियस से सटा हुआ फर्स्ट सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे के सेल। जैसे ये हो गया अगर आपका न्यूक्लियस, ये दिस इज फर्स्ट सेल, इसको हम लोग बोलेंगे के सेल। दिस इज सेकेंड सेल, दिस इज एल सेल, दिस इज थर्ड सेल, दिस इज बेसिकली एम सेल, दिस इज नेक्स्ट सेल दैट इज एन सेल, देन ओ सेल एंड एक्सेट्रा। आई बात समझ में? क्लियर? होप आपको समझ में आई होगी बात। किसी भी एक पार्टिकुलर सेल में, किसी भी एक पार्टिकुलर सेल में हमारा कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग को सेल में इलेक्ट्रॉन का ही अरेंजमेंट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर सेल, इन अ पार्टिकुलर सेल, in a particular cell is given by a formula that is basically 2n square। किस चीज़ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं? 2n square where n represents सेल नंबर। n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सेल के नंबर को। क्लियर? आई बात समझ में? जैसे फॉर के सेल दिस इज द फर्स्ट, मतलब n हो जाएगा 1। फॉर एल सेल तो सेकेंड सेल, सेल नंबर 2। क्लियर? आई बात समझ में? तो इस टाइप से तो हम लोग अगर चाहेंगे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा नहीं रहेगा, वो भी आसानी से 2n स्क्वायर फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट सेल है तो के सेल, इधर में हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि एक सेल में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है? नाउ फर्स्ट सेल दैट इज के सेल, इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं दैट इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर फार्मूला है, उसके हेल्प से हम लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो इधर में पुट कीजिए 2n स्क्वायर, n रिप्रेजेंट सेल नंबर एंड दिस इज द फर्स्ट सेल, मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 कितना हो गया बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम नंबर है, मतलब फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को, उससे ज़्यादा कभी भी फिल नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? आओ जो हमारा सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल में अगर निकालेंगे तो 2n स्क्वायर, n रिप्रेजेंट सेल नंबर, तो सेकेंड है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नाउ थर्ड सेल अगर इसमें निकालेंगे तो थर्ड सेल के लिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 2 इंटू बेसिकली 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल इट इज बेसिकली 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 2 जा 16 एंड 16 2 जा बेसिकली 32 इलेक्ट्रॉन। वेयर एज इधर में हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 इंटू 2 50 इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत हो गया। 50 इलेक्ट्रॉन इस केस में हमारा नहीं होता है, 50 इलेक्ट्रॉन हमारा इस केस में नहीं होता है। 50 इलेक्ट्रॉन नहीं, बेसिकली मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं? मैक्सिमम लोग इस केस में 32 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो गया, 2n स्क्वायर फार्मूला तो गलत हो गया। तो हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का नंबर एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे, तो आपको भी फिफ्थ सेल में खुद ब खुद 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। बट इतना ध्यान रखना है कि इस टाइप से हम लोग आसानी से सेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 32, उसके नीचे हम लोग 32 को ही अरेंज करेंगे। आई बात समझ में? तो आपको होपफुली समझ में आया होगा कि सेल बेसिकली क्या है, दैट इज़ द इमेजिनरी पाथ
ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जिस इमेजिनरी पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है दैट इज बेसिकली सेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ये हमारा फर्स्ट सेल को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड सेल एल, एम एंड सो ऑन। और हम लोग किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रिवॉल्व कर सकता है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n², जिससे हम लोग को पता चला कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो फर्स्ट टर्म था सेल। अब देखिए किसी भी सेल के अंदर हमारा सब सेल्स प्रेजेंट होता है। सब सेल्स जैसे हम आपको बताए थे ना कि एटम के अंदर जो हमारा पार्टिकल प्रेजेंट होता है दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर वाला पार्टिकल। तो सब सेल नाम से ही क्लियर है। सब सेल मतलब सेल के अंदर में जो चीज़ प्रेजेंट होगा दैट इज बेसिकली सब सेल। आई बात समझ में? सब सेल देखिए तो बेसिकली हमारा किसी भी सेल के अंदर सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सब सेल हम लोग के पास बेसिकली 4 टाइप का है। एक है हमारा एस सब सेल, सेकेंड है पी सब सेल, स्मॉल में लिखते हैं हम लोग हमेशा, थर्ड इज डी सब सेल एंड फोर्थ इज एफ सब सेल। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के सब सेल्स हैं। दिस इज बेसिकली द सब सेल। क्लियर? एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल एंड एफ सब सेल। हमेशा ध्यान रखना है सेल का नाम KLMN कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं, वेयर एज सब सेल का नाम हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है? अब देखिए किसी भी एक पार्टिकुलर सब सेल में, ये सब सेल के बारे में आपको डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम लोग सीख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी सब सेल के अंदर में प्रेजेंट्स होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स। एंड उसी ऑर्बिटल्स में कौन रहते हैं? हमारा इलेक्ट्रॉन्स। कौन रहते हैं? हमारा इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे ऊपर हमारा प्रेजेंट है सेल, सेल के अंदर में प्रेजेंट है हमारा सब सेल, और सब सेल के अंदर में प्रेजेंट है हमारा ऑर्बिटल। और एक्चुअल में जो हम लोग बोल देते हैं कि सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो सेल के अंदर सब सेल होगा और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होगा। उस ऑर्बिटल में बेसिकली कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली केप्ट इन द ऑर्बिटल्स विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन सब सेल्स ऑफ डिफरेंट सेल्स। आई बात समझ में? अब देखिए ऑर्बिटल्स, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा। ये सब आपको सारा कुछ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। वहाँ पे जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम लोग सिंपली ध्यान में रखते हैं। ठीक है? कोई भी हमारा जो सब सेल है ऐसे, तो सब सेल के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा क्या चीज़? ऑर्बिटल्स। और एक्चुअल में सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जो एस सब सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? 1। फिर उसके बाद हम लोग को ऑड नंबर में चलना है, फिर 2 को काउंट नहीं करना है। पी में हमारा कितना होगा? 3, फिर 4 को छोड़ देना है, फिर डी में कितना हो जाएगा? 5, फिर 6 को छोड़ देना है और इसमें कितना ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल। क्लियर? आई बात समझ में? एस में 1, फिर मतलब ऑड नंबर में चलना है 1, 3, 5 एंड 7। एस सब सेल में हमेशा 1 ही ऑर्बिटल होगा, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स और एफ में 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर? अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि ऑर्बिटल में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन। और ईच ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में ईच ऑर्बिटल कंसिस्ट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हमारा रह सकता है? 2। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रह सकता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालने की कोशिश करें कि एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मतलब एस सब सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 3 2 जा कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। तो पी सब सेल में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स और ईच ऑर्बिटल कंटेन 2, तो 5 2 या 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डी में फिल कर सकते हैं। जो एफ सब सेल होता है उसमें हमारा कितना ऑर्बिटल? 7, और 7 हर में 2, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ध्यान रखना है सिर्फ ऑर्बिटल का नंबर
बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रहेंगी कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होता है या रहता है इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हमारा रह सकता है, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ऑर्बिटल्स को ऑर्बिटल इज दैट प्लेस इनसाइड द एटम वेयर इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, सिंपल। ठीक है। ऑर्बिटल को हम लोग बेसिकली ऑर्बिटल का ऐसे तो हमारा शेप भी होता है, बट हम लोग कॉमनली उसको बॉक्स डायग्राम से इसको डिनोट करते हैं। तो ऑर्बिटल्स आर usually denoted by box diagrams। ऑर्बिटल को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, बॉक्स डायग्राम से। जैसे पता है हम लोग कि एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 1, तो इसका अगर हम लोग बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है, तो एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल, 1, और एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से हम लोग सिंपली इस टाइप से डिनोट कर देंगे। क्लियर। पी सब सेल में हमारे कितना ऑर्बिटल्स, 3, तो 3 ऑर्बिटल, तो तीनों हमारा साथ में होगा, तो 1 2 3। ठीक है, 3 बॉक्सेस। डी में कितना, 5, तो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 5 को, 1 2 3 4 5। एफ में कितना ऑर्बिटल, 7, तो 7 को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस टाइप से, 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर, आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग ऑर्बिटल्स को यूजुअली किसी से डिनोट करते हैं, बॉक्स से। तो एस में 1 ही होता है इसलिए 1 बॉक्स, पी में 3 होता है इसलिए 3 कंसेक्यूटिव बॉक्स, डी में 5 इसलिए 5 कंसेक्यूटिव बॉक्स, एफ में हमारा इस टाइप से। अब देखिए ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये भी एक हो गया, ये एक, तब ना मिला करके टोटल 3 ऑर्बिटल्स हुआ। ईच ऑर्बिटल कंटेन्स कितना इलेक्ट्रॉन्स हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग उसको हमेशा हर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। इसमें हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन्स। हम आपको बताएंगे कि अपोजिट स्पिन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। विथ अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग हाफ हेड एरो से डिनोट करते हैं। जैसे ये हो गया एरो, पूरा का पूरा फुल एरो, और इसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को बेसिकली डिनोट करेंगे तो हाफ एरो। ठीक है, आधा पार्ट छोड़ दिए। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेंगे तो ये हाफ एरो। क्लियर, आई बात समझ में। तो हाफ एरो से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं। अब देखिए, तो एस ऑर्बिटल में एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया ऊपर की तरफ है हमारा, अपोजिट स्पिन मतलब एक ऊपर की तरफ रहेगा तो एक नीचे की तरफ। हाफ हेड एरो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, तो एक नीचे की तरफ। क्लियर, तो आप एक पॉइंट और लिख लीजिए कि हाफ हेड एरो मतलब आधा सिर वाला एरो, हाफ हेड एरो रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन। हाफ हेड एरो हमेशा किसी को रिप्रेजेंट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को। जैसे ये हाफ एक, फिर दूसरा हाफ अपोजिट स्पिन के साथ। इसके केस में पी में 3 है तो 1 2 3 4 5 6, एक ऑर्बिटल में कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होगा। डी में 10, दैट मीन्स 1 में 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एफ में हमारा 7, मतलब टोटल 14 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 1 8 9 10 11 12 13 एंड 14। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना। तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। होप आपको समझ में आई होगी बात कि हमारा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन यहीं पे हमारे रिसाइड करते हैं, मतलब यहीं पे रहते हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन। अगर एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ। क्लियर, आई बात समझ में। ओके, ठीक है, होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए ना, तो इस टाइप से अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिकली 3 हमारा जो भी हमारा कंडीशन है या 3 उसका जो भी हमारा ये है आप पढ़े होगे रूल है, उसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना सीखते हैं। हम लोग उस रूल को उतना अभी हम लोग डेफिनेशन या एक्सपैंड होकर के नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग अरेंजमेंट सीखेंगे। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आया होगा। ये सब बात आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सबको एक साथ कंबाइन कर रहे हैं।
चलिए, तो अब आपको आई होगी बात समझ में कि कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। अब देखिए, अगर सेल की बात करें हम लोग कि कौन से सेल में कौन कौन सा सब सेल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिंपली इतना, क्योंकि सेल में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीख चुके हैं। जैसे फर्स्ट सेल की बात करें, के सेल, ठीक है, इधर हम लोग लिस्ट बना देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारा फिल हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स 2n² फॉर्मूला से। नाउ अब सब सेल की बात करें तो 4 सब सेल हमारे पास, S, P, D एंड F। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स एंड ईच कंटेन 2, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हमारा फिल हो सकता है, 2। तो हमेशा जो भी सेल होगा वो इसी सबसेल से स्टार्ट होगा। तो अगर के सेल में हमारा पहला सबसेल प्रेजेंट है S, तो S सबसेल प्रेजेंट है तो वो 2 का 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, और के सबसेल के पास मैक्सिमम टेंडेंसी है 2 ही इलेक्ट्रॉन को रखने का। तो के सबसेल के पास किसी दूसरा सबसेल को चाहने का उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज के सबसेल के पास या के सेल के पास, सॉरी के सबसेल है, के सेल के पास मैक्सिमम टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने का, और सिर्फ एक अकेला S सबसेल ही उसका दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो के सेल किसी दूसरे सबसेल का जरूरत ही नहीं है उसको। तो के सेल में सिर्फ और सिर्फ कौन सा सबसेल प्रेजेंट होगा, S सबसेल प्रेजेंट होगा, क्लियर। जबकि अगले की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा सेल में, L सेल में। तो L सेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो L सेल फिर नया सेल आ गया, तो नया सेल मतलब फिर से पूरा सब सेल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग S से। अगर S होगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख लेगा अपने अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल रखना कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स से अपने अंदर रख लिया, अभी बाकी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए अगला सबसेल चाहिए होगा। तो L सेल में 2 सबसेल, S सबसेल और कौन सा सबसेल, P सबसेल। बाकी 8 खत्म हो गया, तो अब D का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन से नहीं है रखने के लिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज M सेल, और M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी हम जस्ट कैलकुलेट किए थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 3 का स्क्वायर। नाउ 18 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है, फिर से नया सेल, तो फिर से सारा सबसेल। तो पहले तो S सबसेल होगा ही, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका, फिर हमारा होगा P सबसेल, 6 और निकल चुका, मतलब कितना हो गया इसमें से, 6 2 इधर 6 इधर, 8 इधर खत्म हो गया, अभी बाकी कितना है 10 के लिए फिर नेक्स्ट सबसेल हमारा कौन सा आ जाएगा, D सबसेल, हो गया 18। अब इसके पास F सबसेल का जरूरत ही नहीं, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैक्सिमम था, ये तीनों मिलकर उसको अपने अंदर रख सकता है, अरेंज कर सकता है। जबकि अगर अगले हम लोग बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा सेल हमारा, N सेल। तो N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन, तो S विल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन P, देन D, देन F। चेक कीजिए, 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 प्लस कितना हमारा हो गया 14, दैट इज 32 हो गया। तो N सेल में चारों का चारों सबसेल होगा। अगर हम लोग बात करें इसके नेक्स्ट सेल की, दैट इज MnO सेल, इसमें भी हमारा सबसेल तो 4 ही है मैक्सिमम, दैट इज S, P, D एंड F। इससे अगला सबसेल हमारे पास है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 + 6 8 + 10 18 + 14 32। तो O में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, 32 ही होगा, 50 नहीं होगा। आपको हम बताए थे ना नेक्स्ट वाले में, 5th सेल में। तो इस टाइप से तो सबसेल मैक्सिमम सिंस इतना ही प्रेजेंट है हमारा, तो हर एक में हमारा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 32 ही रह सकता है। आई बात समझ में। तो के सेल में फर्स्ट सेल में सिर्फ S, सेकेंड सेल में S और P, थर्ड सेल में SPD, फोर्थ में SPD है, फिफ्थ में भी SPDF एंड एक्सेट्रा, नीचे भी जाएंगे तो SPDF। क्लियर। अब आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये सब बात एकदम मेमोराइज, हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। अब बार बार रिवाइज करोगे जो चीज़ अभी पढ़ा रहे हैं नोट्स में, कि इसमें इतना ही सेल होता है, इसमें इतना ही सब सेल होता है, ये सब मैं आपको निकाल के ही बता दे रहा हूँ कि इसमें कितना मैक्सिमम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट आपको रटने की जरूरत नहीं, आप समझ भी जाओगे तो 4 बार अच्छे से, तो फिर आपको अपने आप से ही याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको भी जस्ट बताएं, इट इज बेसिकली द कन्फिग्रेशन मीन्स अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन का। तो इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम आपको अभी जस्ट बताएं कि
कि इलेक्ट्रॉन्स रहता कहाँ पे है, तो दैट इज़ बेसिकली kept in the orbitals of subcells of different cells तथा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अलग अलग ऑर्बिटल में जो कि अलग अलग सबसेल का होगा, अलग अलग सेल का होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या होता है वो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3 रूल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें हमारा फर्स्ट रूल है, आवर फर्स्ट रूल इज बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं, और फर्स्ट रूल इज अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट रूल है। देखिए, तो फर्स्ट रूल इज अबाव प्रिंसिपल। क्या होता है हम लोग सारे को समझेंगे, जबकि हमारा जो सेकेंड रूल है दैट इज बेसिकली पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाम कुछ उल्टा पुल्टा है बट ये रूल सब काफ़ी आसान है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड आवर थर्ड रूल इज बेसिकली हुंड्स रूल। कौन सा रूल है हमारा? दैट इज हुंड्स रूल। देखिए, सारा का सारा रूल हमारा आसान है। अब बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ठीक है आप डिफरेंट ऑर्बिटल में करोगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऑलवेज, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अकर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही हम लोग इसको अरेंज करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाद में भरेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब यही ना कि कम से ज़्यादा की तरफ। तो अबाउ प्रिंसिपल बेसिकली डिटरमाइंस द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ऑलवेज या ऑलवेज अकर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा। जिसका कम एनर्जी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन, जिसमें ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। वेयर एज द सेकेंड वन इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा बेसिकली यही बोलता है कि ईच ऑर्बिटल में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ईच ऑर्बिटल कंसिस्ट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकता है। हम आपको बताए भी थे विथ अपोजिट स्पिन। क्या चीज़ है? विथ अपोजिट स्पिन, मतलब एक ऊपर की तरफ रहेगा तो एक नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड थर्ड रूल इज बेसिकली हुंड्स रूल। और हुंड्स रूल ये हमारा बोलता है कि ये रूल सिंपल सा है। दिस रूल बेसिकली स्टेट, इसका मतलब यही है कि एक सबसेल में हमारा इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर होकर के भरता है, देन हमारा पेयर होकर के भरता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, हम आपको मतलब समझाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट अनपेयर्ड into a subcell and then paired जैसे मान लीजिए कि कहीं पे हमारा सपोज करो कि आपका P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। P सबसेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो आपको पता है कि P में कितना है, हमारा ऑर्बिटल होता है 3 ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन को भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अनपेयर करके भरते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो फिर दूसरा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि दूसरा यहाँ पे, तो पेयर हो गया। कभी भी पेयर करके हम लोग नहीं भरते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, तो फिर सेकेंड इस ऑर्बिटल में, फिर थर्ड इस ऑर्बिटल में। जब सारे में अनपेयर होकर के भर गया देन पेयर, तो फिर एक और बच गया तो चौथा। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज, तो सिंपल सा 3 रूल है हमारा कि अबाउ प्रिंसिपल, जिससे का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम लोग हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही करेंगे। वैसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल करेंगे, फिर वैसा ऑर्बिटल जिसमें एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को बाद में फिल करेंगे। सेकेंड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। और थर्ड इज हुंड्स रूल, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले हम लोग अनपेयर कर करके भरेंगे, देन हम लोग उसको पेयर करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम लोग एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए
ठीक है। अब देखिए हम लोग अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट सेल, जो पहला सेल है उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा सब सेल प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेजेंट होता है एस सब सेल। तो फर्स्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है एस सब सेल। क्लियर? फर्स्ट का पी प्रेजेंट नहीं होगा, फर्स्ट का डी नहीं होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एस भी प्रेजेंट है। और सेकेंड सेल में हमारा कौन भी प्रेजेंट होता है? पी भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेकेंड में फिर से डी और एफ नहीं होता है, जबकि थर्ड में हमारा एस भी प्रेजेंट होता है, थर्ड में हमारा पी भी प्रेजेंट होता है, थर्ड में डी भी प्रेजेंट होता है, थर्ड में एफ प्रेजेंट नहीं होता है, फोर्थ में हमारा एस प्रेजेंट होता है, फोर्थ में पी भी प्रेजेंट होता है, फोर्थ में डी सबसे भी प्रेजेंट होगा और फोर्थ का एफ सबसे भी प्रेजेंट होगा। नाउ बाकी तो सारे में सब कुछ प्रेजेंट होगा। 5 में एस भी होगा, 5 में पी भी होगा, 5 में डी भी होगा, 5 में एफ भी होगा। हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं ये सब कैसे होगा क्या होगा। 6th में एस भी होगा, 6th में पी भी होगा, 6th में डी भी होगा और 6th में एफ भी होगा। सिमिलरली 7 में एस भी होगा, 7 में पी भी होगा, 7 में डी भी होगा, 7 में एफ में होगा। ठीक है। इतना ही में अरेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बढ़ जाएगा। देखिए अब हम लोग एनर्जी ऑर्डर लिख रहे हैं। ये सबसेल या ऑर्बिटल आप बोल सकते हो। 1s वाला है, 2s 2p मतलब सेकंड का s वाला अलग, सेकंड का p वाला अलग, 3 का s 3p 3d तीनों अलग अलग होगा क्योंकि थर्ड में ही s p d तीनों प्रेजेंट है हमारा। तो ये हमारा ऑर्बिटल्स एनर्जी या सबसेल का एनर्जी ऑर्डर है। ऑर्बिटल्स एनर्जी ऑर्डर कि किसका एनर्जी कम होगा, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग को अबाव प्रिंसिपल को तो फॉलो करना है। ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से आते हैं, हम लोग हमेशा इससे इस डायरेक्शन में आएंगे। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, फिर इधर से चालू नहीं करेंगे, हम लोग वापस से बैक जाएंगे, बैकवर्ड साइड हम लोग जाते हैं तो वापस से हम लोग पीछे जाएंगे। तो 1s में फिल हो गया, देन 2s में फिर से इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, फिर से पीछे, देन 2p में, देन 3s में, देन फिर से पीछे, देन 3p में, देन 4s में। इसको काट लेने दो। ठीक है। फिर से पीछे से मतलब इधर में ऐसे इलेक्ट्रॉन एरो दिखला रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इस तरफ से, फिर पीछे से, फिर पीछे से, ये हो गया। तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं ताकि लिखने में हम लोगों को क्या हो, आसानी हो। इस वजह से हम लोग इसको ऐसा बना लेते हैं। ठीक है। तो ये बनाने से हम लोग को समझ में आता है। बाकी अब रियल में एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले 1s में मतलब 1s का एनर्जी सबसे कम, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है तो 1s का एनर्जी सबसे कम। देन 1s के बाद 2s में तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का, देन उसके बाद 2p का, देन 3s का, उससे ज़्यादा एनर्जी हमारा 3p का, देन उससे ज़्यादा एनर्जी 3p के बाद 4s का, 4s से ज़्यादा एनर्जी हमारा किसका हो गया, 3d का, 3d उसके ज़्यादा एनर्जी किसका हो गया, 4p का, उससे ज़्यादा एनर्जी हम लोग देखेंगे तो 4p के बाद 5s का, फिर 5s से ज़्यादा एनर्जी देखेंगे तो 4d का, 4d से ज़्यादा एनर्जी देखेंगे तो 5p का, 5p से हम लोग अगर ज़्यादा एनर्जी देखेंगे तो दैट विल बी ऑफ 6s, 6s से ज़्यादा एनर्जी 4f, ठीक है, 4f से ज़्यादा एनर्जी 5d, देन 6p, देन 7s, देन 6p, इससे ज़्यादा एनर्जी 7s, 7s से ज़्यादा एनर्जी 5f, देन हमारा 6d, देन हमारा 7p, देन हमारा 6f, देन हमारा 7d, देन हमारा 7f। इस टाइप से तो ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर आ गया। तो इसी एनर्जी का ऑर्डर में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना सीखेंगे। बाकी आपको बता ही चुके हैं कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होता है। तो अब हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखना आ जाएगा तो आप आसानी से वैलेंसी को भी डिटरमाइन कर सकते हो कि किस केस में कितना वैलेंसी होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आइए अब हम लोग लास्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज बेसिकली द राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लोग कैसे लिखें। चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1,
एटॉमिक नंबर जैसे ही 1 हो गया मतलब इसमें कितना प्रोटॉन होगा, 1 प्रोटॉन होगा, कि हम आपको बता चुके हैं एटॉमिक नंबर ऑलवेज डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। वेयर एज अगर वो न्यूट्रल है, मतलब एटम है तो न्यूट्रल नहीं होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भी नंबर सेम होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का भी नंबर कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम लोग अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को नहीं। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे 1s में, ठीक है। जो कन्फिगरेशन लिखने का तरीका होता है वो ऑलवेज ये होता है कि जैसे यहाँ पे हो गया n, यहाँ पे हमारा जो भी हो गया x, ठीक है, देन यहाँ पे हमारा हो गया कुछ भी y, इस टाइप से। वेयर n इज सेल नंबर, x रिप्रेजेंट सब सेल, और यहाँ पे ऊपर में जो y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे 1s, तो 1 हमारा सबसे आगे वाला हो गया, तो वो सेल नंबर को रिप्रेजेंट किया, s सब सेल को रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो s में मैक्सिमम कितना रह सकता है, हम लोग पढ़ चुके थे, s p d f। s में 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 पढ़ चुके थे ना हम लोग। एक ही होता है तो 2 और एक ही ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 होता है तो 6, इस टाइप से हम पढ़ चुके हैं। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है, तो 1s में हम लोग रख सकते हैं कितना, 2 इलेक्ट्रॉन s वाले में, लेकिन एक ही है तो यहाँ पे 1s1, ये इसका कन्फिगरेशन हो गया। अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो s सब सेल, मतलब s ऑर्बिटल में हमारा s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल, तो इस टाइप से एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक हाफ स्पिन से डिनोट कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रहता तब ना फिर नीचे वाला हाफ स्पिन। क्लियर? सिमिलरली हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2 मतलब 2 प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, तो 1s, इसमें कितना मैक्सिमम डाल सकते हैं, s वाला है तो 2, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ। क्लियर? देन लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कन्फिगरेशन विल बी 1s, s वाले में कितना मैक्सिमम, 2, एटॉमिक नंबर 3 मतलब 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर चुके हैं, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो अगले में चले जाएंगे। तो 1s के बाद क्या आता है, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर चुके हैं, तो बच गया कितना, 1, तो 2s1, 1s2, 2s1 इज द कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम। आसान है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कन्फिगरेशन आप लिखोगे तो पहले था 1s, s वाला है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद आता है 2s, ये भी s वाला है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, खत्म हो गया 4 का 4 इलेक्ट्रॉन। देन बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5, कन्फिगरेशन विल बी 1s2, देन फिर 2s2, ठीक है, क्योंकि 2 भी s वाला है तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 तो भर नहीं सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 हो गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 है, तो एक और बच गया, तो 2s के बाद आता है 2p, तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन बाकी, तो 2p1। और ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाना चाहोगे आप तो यहाँ पे 1 का s वाला है, तो s वाले में एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 का दूसरे का s वाला है, तो ये दूसरा हमारा हो गया, इसमें भी एक ही ऑर्बिटल, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। यहाँ पे 1 का s में 2, तो s वाला है मतलब 1, 2, 2 का s वाला में 2, तो 2 सिंपल, 1 के s में 2, तो 1 के s में 2, तो 2, 2 के s में 2, तो s वाला है मतलब 1, यहाँ 2 का p मतलब 3 का, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अरे आई बात समझ में? आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। हो गया बोरॉन। देन कार्बन एटॉमिक नंबर इज बेसिकली 6। नाउ अगर कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो पहले आता है 1s वाला, देन आता है 2s वाला, देन आता है 2p वाला। तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए। एटॉमिक नंबर 6 है मतलब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2s में मैक्सिमम लोग 2 को फिल कर दिए तो 4 हो गया, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अभी भी 2 बाकी है तो 2p 2। अगर हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहें तो 1 का s वाला है मतलब एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का s वाला है मतलब एक ही ऑर्बिटल, p वाला जैसे ही आ गया मतलब 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे फिल नहीं करेंगे क्योंकि हुंड्स रूल वायलेट हो जाएगा ना। हुंड्स रूल बोलता है पहले अनपेयर हो करके एक बार में भरेगा, तो इसमें नहीं भरेंगे, पहले इसमें अनपेयर करके। ठीक है, आई बात समझ में आपको? नाउ हो गया क्या चाहिए हमारा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p3
ऑर्बिटल डायग्राम विल बी लाइक दैट, 2 इधर में, 2 इधर में और 3 इधर में, तो 1 2 3 उस रूल को फॉलो करते हुए। नाउ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p4, तो 1 2 1 2 यहाँ पे p है मतलब फिर से 3 आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले अनपेयर करके 1 2 3 फोर्थ को हम लोग पेयर करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस बेसिस पे आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो। तो होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना अच्छे से समझ में आया होगा, मुश्किल नहीं है। आप सारा को लिख करके सारा का लिखे हुए खुद से और सबका ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाओगे, कम से कम एटॉमिक नंबर 1 to 30। ठीक है, आई बात समझ में? तो उन सबका आपको कन्फिग्रेशन लिखना है, साथ में उन लोगों को क्या चीज़ करना है, आपको ऑर्बिटल डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन क्या इसे डिराइव हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से आपको इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एटम है तो बीच में होगा उसका न्यूक्लियस, तो ये हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अब उसमें अगर हम लोग देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में अरेंज हुआ है, फर्स्ट सेल में सिर्फ, क्योंकि आगे वाला सेल नंबर को दिखलाता है, मतलब हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही सेल होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, सिंपल, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। अगर हीलियम एटम की बात करें तो हीलियम के एटम में हमारा एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 2 प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हो गया न्यूक्लियस। ये हमारा उसका फर्स्ट सेल, पहले इसमें देख लेते हैं कितना सेल है, तो एक ही सेल है और एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, वो दोनों रिवॉल्व कर रहा होगा उसमें। ठीक है, अगर लिथियम की ड्रॉ करना चाहें तो एटॉमिक नंबर 3, मतलब 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, तो +3 चार्ज, एक पे हम लोग +1 माने थे ना रिलेटिव चार्ज, तो +3। फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 2 ही इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, फिर एक और सेल बनाएंगे दैट इज सेकंड सेल, दैट इज एल सेल, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे एटम। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमारा एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है ना हमारा, एक प्रोटॉन पे +1, तो 8 पे +8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेल यहाँ पे 2, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर को डिनोट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हो गया सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये सेकंड सेल में 4 और इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी सेकंड सेल का, ये भी सेकंड सेल का, तो सेकंड सेल में 4 और 1 2 3 और 4, तो 4 होगा पी सब सेल में और 2 होगा कौन सा सब सेल में, एस सब सेल। आई बात समझ में? तो इस टाइप से हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एटम के बारे में आपको आइडिया मिल रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे अरेंज है, मतलब फर्स्ट सेल में किस टाइप से, सेकंड सेल में किस टाइप से, आगे हुई थर्ड सेल में होगा, ये सब। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से आपको समझ में आया होगा कि एटम क्या होता है, नहीं होता है। बेसिकली इस केस में एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, एक चीज़ हमारे एटम में बच गया है, दैट इज़ द बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो अभी हम लोग निकालना सीखेंगे कि वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक सिंपल सा है, आसान सा तरीका है, उससे हम लोग सीखेंगे। तो ये सब सारा बेसिकली बात हुआ आपके एलिमेंट के बारे में, तो अभी हम लोग वही सीखते हैं। तो एटम के बारे में आपको आइडिया मिल रहा होगा कैसा कैसा एटम होगा, छोटा होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा उसका सेल बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, लाइक दैट। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से आपको इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पता चलेगा और किसी भी एटम का, मतलब कोई भी एलिमेंट के एटम का जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि किस टाइप का वो रिएक्शन शो करता है, नहीं करता है, सारा का सारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन वो शो कर रहा है तो वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है कि कैसा रिएक्शन शो करेगा। तो ये अगर आपको नहीं आता है तो फिर उसको आपका पता नहीं चल पाएगा कि कभी वो कैसा कंपाउंड बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसलिए कन्फिग्रेशन लिखना तो 100% आना चाहिए, जो कि आसान है, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, बाकी आप डाउट को नीचे पूछ सकते हो आप मेरे से। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सब सारी बेसिक बात थी, बाकी आप खुद से लिख करके प्रैक्टिस करोगे और ऑर्बिटल डायग्राम, बॉक्स डायग्राम बनाओगे, ऐसे करके आप एटम का सेल ये सब भी बना करके चेक कीजिएगा। आपको खुद मेहनत करना है ये सब पे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है।
चलिए आइए अब हम लोग एक टर्म और को देखते हैं एटम में, जो हम लोगों को जानना है, दैट इज बेसिकली एटॉमिक मास और मास नंबर। एटॉमिक मास और हम लोग इधर में दोनों थोड़ा बहुत सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, मास नंबर। अगर आपको पिछले लेक्चर की बात याद होगी तो पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे, पिछले लेक्चर में कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है दैट इज़ नेग्लिजिबल, बिल्कुल नहीं के बराबर में होता है इन कंपेरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब कोई भी एटम है, ये सपोज कीजिए कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इसलिए न्यूक्लियस में दिखला देते हैं क्योंकि उसमें होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इस पर तो कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो, और इस पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस जीरो, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा इस टाइप से। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया सेल, इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें प्रेजेंट है हमारा प्रोटॉन और क्या चीज़, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू बोथ ऑफ दिस। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी एटम में जो मेन कंट्रीब्यूशन या मेन मास का कंट्रीब्यूशन होता है वो एक सेंटर पे होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से मास होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से मास नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे हमारा है ये मास नंबर मतलब कि एक एटम का मास अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। तो मास नंबर इज ऑलवेज किसके वजह से होगा, मास ऑलवेज किसकी वजह से होगा, इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड किस चीज़ से, हमारा न्यूट्रॉन, हमेशा किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा। तो मास नंबर जिसको बेसिकली हम लोग ए से डिनोट करते हैं, चाहे एटॉमिक मास, दोनों को हम लोग रिप्रेजेंटेशन सेम ए से करते हैं। तो ए मास किसकी वजह से एटम में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास नहीं हो तो नहीं के बराबर में हो गया। तो प्रोटॉन और किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से। तो कोई भी एटम है तो उसमें मेन मास होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। मतलब मास नंबर दैट इज ए, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस किसका नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर। क्योंकि हम लोग को नंबर बताना है, मास नंबर, तो नंबर का ही हम लोग सम करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज़ बेसिकली मास नंबर ए। क्लियर, आई बात समझ में ना, ठीक है। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल चार्ज हमारा होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हर एक एलिमेंट का अलग अलग मास नंबर भी है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, उसका मास नंबर भी 1 ही होता है। हीलियम है तो एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। ये सब सारा आपका पीरियोडिक टेबल वाले चार्ट में दिया हुआ होगा, आपको अच्छे से इसको याद रख लेना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो देखिए इधर, तो अब हम लोग चाहेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये क्या चीज़ डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी केस में कितना के बराबर में होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब जेड। तो हम लोग ए माइनस जेड के फॉर्मूला से हमेशा किसका नंबर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके थे, न्यूट्रॉन का ही बच चुका था, उसके लिए हम लोग को ए पता होना चाहिए। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अलग अलग का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें हीलियम का, हीलियम एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू होता है 2 और इसका मास नंबर होता है 4, ठीक है। वो भी आपको दिया हुआ रहता है तो उसको ध्यान में रखना है, कम से कम 20 to 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट का मास याद रखना है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल्स टू 2, तो जेड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इस केस में प्रोटॉन कितना होगा 2, हीलियम पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भी नंबर कितना होगा 2। अब बच गया हमारा लास्ट क्या चीज़, न्यूट्रॉन, यही 3 तो पार्टिकल होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, मतलब हमारा एटॉमिक मास या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 4 माइनस 2 दैट इज बेसिकली 2, आ गया हमारे तीनों का नंबर। तो अगर वो आपको याद रहेगा तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। मास नंबर इसका ये नंबर को डिनोट कर रहा है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इट इज़ यूनिटलेस, ठीक है। आई बात समझ में।
तो मास नंबर के बारे में लिख लीजिए, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इट इज़ यूनिटलेस। इस पर कोई भी यूनिट हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा किसी को बताता है नंबर को 5, 10, 15 ये यूनिट थोड़ी हुआ, हमारा नंबर है, मतलब सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारा, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटम सिंपल सा क्लियर है। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम, तो एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ एन एटम। एक एटम का जितना मास होगा दैट इज बेसिकली एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा दैट इज बेसिकली एटॉमिक मास। वही मास हमारा कौन सा मास है? एटॉमिक मास है। सिंपल, आई बात समझ में। मैग्नीट्यूड वाइज एटॉमिक मास एंड मास नंबर दोनों सेम। अब एक एटम का मास किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली प्रोटॉन की वजह से होगा। और किसकी वजह से होगा? न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कैसा है हमारा? मासलेस, तो उसकी वजह से कोई भी मास नहीं होगा। तो ये दोनों हमारा सेम ही होता है। बट सिंस एटॉमिक मास मास को, वजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मास का यूनिट आप पढ़े होंगे कि मास का यूनिट होता है हमारा किलोग्राम, ग्राम, ये सब बहुत सारे यूनिट होता है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। लेकिन सिंस एटम काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उसका मास बहुत ज़्यादा छोटा होगा, 1 ग्राम में भी बहुत सारा एटम आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसके मास को मिलीग्राम या फिर सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम ये सब में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग दूसरा यूनिट लाते हैं, दैट यूनिट इज़ द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज़, मास है तो इसका यूनिट होना चाहिए ना। जैसे मेरा मास 55 kg, तो kg बोले ना, मेरा मास है 55, तो 55 ग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम क्या, या kg, तो kg बोलेंगे तब तो समझ में आएगा। तो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज AMU, जो कि स्टैंड करता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं U और U, एंड वेयर U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड यूनिट। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। ये भी मास को रिप्रेजेंट कर, ये भी मास को। तो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है। लेकिन ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन सिंस इट इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक मास, तो मास का कोई ना कोई यूनिट होगा। अब एटम का मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही एक्सट्रीमली लो होता है, इस वजह से उसके मास के लिए हम लोग एक यूनिट अलग से सिलेक्ट करते हैं, इन सब के अलग से, दैट इज बेसिकली AMU, बेसिकली नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, या उसी को हम लोग U रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम इसका हमारा एटॉमिक मास A का वैल्यू अभी हम जस्ट बताएं 4 होता है, तो हीलियम का A का वैल्यू इज़ 4। तो A अगर हम लोग मास नंबर लिख रहे हैं तो इसका यूनिट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसका एटॉमिक मास लिख रहे हैं तो एटॉमिक मास लिखेंगे तो 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 AMU। 4 AMU समझ में आया? मतलब ये हीलियम का A का वैल्यू है 4 AMU। अगर हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि मास ऑफ एन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हीलियम के एक एटम का मास लेंगे तो वो कितना AMU आएगा? 4 AMU। दैट इज मास ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम, एक एटम हीलियम का मास ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम इज 4 AMU, या 4U भी लिख सकते हैं। अगर वैसे ही बोलेगा कि आप बताओ कि हीलियम का हमारे पास 5 एटम्स हैं, देयर आर 5 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है, तो आप इसका बताइए कि मास कितना होगा? कितना होगा इसका? A का वैल्यू, एटॉमिक मास का वैल्यू कितना है? 4 AMU, और एटॉमिक मास एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 1 एटम का मास आ गया 4 AMU, तो 5 एटम से कितना हो जाएगा? 5 × 4, दैट इज बेसिकली 20 AMU। सिंपल, आई बात समझ में? तो एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ एन एटम, एक एटम का जितना मास होगा दैट इज एटॉमिक मास। इसका यूनिट होता है AMU या फिर U, मतलब AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, या फिर कौन सा यूनिट हमारा? यूनिफाइड यूनिट। आई बात समझ में? तो इस टाइप से हम लोग आसानी से किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मतलब मास नंबर के हेल्प से हम लोग उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है?
और जो एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों सेम ही है मेरा, ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए इसके साथ यूनिट नहीं होगा, और जबकि ये मास को रिप्रेजेंट करता है इसका यूनिट होगा AMU नहीं तो U, दैट इज यूनिफाइड यूनिट। क्लियर, आई बात समझ में। तो एटम का हम लोग को दो चीज़ पता चला, एक तो एटॉमिक नंबर और दूसरा उसका एटॉमिक मास। क्लियर, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। ठीक है, आई बात समझ में ना। तो अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम की, एटम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, तो कोई भी एटम है उसका सिंबल एलिमेंट का मान लीजिए X, ठीक है, तो उसके Z को हम लोग हमेशा नीचे में डिनोट करते हैं, A को हमेशा ऊपर में डिनोट करते हैं। इस टाइप से कोई भी एटम रिप्रेजेंट होता है। दिस X इज सिंबल ऑफ द एटम, जो कि सिंबल आपको बताया जा चुका है। किसी भी एलिमेंट के एटम का सिंबल है। A इज, आपको भी जस्ट बताएं, मास नंबर एंड Z इज एटॉमिक नंबर। तो कोई भी पीरियोडिक टेबल में अगर लिखा हुआ है He24, मतलब समझ जाना है ये हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। कहीं पे लिखा हुआ है O816, मतलब समझ जाना O फॉर ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, ऊपर वाला मास नंबर को दैट इज 16। आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग यही सब पढ़ें कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई भी एटम होगा तो, आयन होगा तो। ये भी पढ़ चुके कि प्रोटॉन का नंबर हमारा चेंज नहीं करता है, चाहे चार्ज आ जाए या नहीं आए वो सेम ही रहता है। और आज के लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मास या फिर मास नंबर के हेल्प से न्यूट्रॉन का भी नंबर कैलकुलेट करना सीखे। तो हम लोग सारा कुछ का नंबर अब किसी भी एटम या आयन में कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। साथ में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी हम लोग डिफरेंट सेल्स में देखें कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ये सब कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आई होगी कि हम लोग कैसा कैसा होता है। तो हम लोग एलिमेंट के बारे में पूरा फुल ऑन जनरल इन्फॉर्मेशन, जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है सो लिए कि एक्चुअल में एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। एटम क्या हो गया, बहुत सारे टाइप का पढ़े। एटम इज द बेसिक यूनिट जिससे हमारा एलिमेंट बनका होता है। एलिमेंट को हम लोग क्लासीफाई किए थे मेटल नॉन मेटल और मेटलाइट्स में। उसके बाद हम लोग क्लासीफाई किए थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव और इनर्ट या फिर नोवल एलिमेंट्स में। और उसके बाद हम लोग क्लासीफाई किए थे मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो हम आपको बताए थे कि मोनोएटॉमिक का हमारा बेसिक यूनिट एटम होता है, जबकि डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक का हमारा बेसिक यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कंबाइन होने से हमारा जो चीज़ बनता है दैट इज बेसिकली मॉलिक्यूल। हम आपको बताए थे कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। उसका हम लोग नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, साथ में उसको हम लोग अरेंज कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में बंद है तो उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे ये सब हम लोग सीखें। साथ में किसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यूट्रॉन, ये सब का नंबर कैलकुलेट कैसे होगा। तो ये सब फुल ऑन बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग एटम के बारे में भी गेन किए, साथ में एलिमेंट के बारे में भी। तो अब हम लोग प्योर सब्सटेंस के दूसरे टाइप पे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ कंपाउंड। उस पे आएंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन ये सब पढ़ेंगे। देन हमारा जो लास्ट था हमारा इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को एकदम फुल ऑन हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करें, याद कर लीजिए किसी भी तरीके से लिख करके। इसके लिए आपके पास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ये सब होगी तो उसमें दिया होगा, पीरियोडिक टेबल है तो उसमें दिया हुआ होगा कि आप हर एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कम से कम 20 एटॉमिक नंबर और 30 एटॉमिक नंबर तक आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उसका हमेशा हमारा यूज़ पड़ता है। ओके, थैंक यू।